नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने जीवन की निर्देश पुस्तिका को समझने का सफर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जेनेटिक कोड की। आखिर हम जो हैं वो क्यों हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि किसी की आंखें अपनी माँ जैसी क्यों हैं, या किसी की मुस्कान बिल्कुल अपने पिता जैसी क्यों लगती है। वेल, इसका जवाब विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प क्षेत्र में छिपा है, जिसे हम कहते हैं आनुवंशिकता। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे ही आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये समझिए कि कुदरत का एक तरीका है जिससे ये तय होता है कि पिल्ले कुत्तों जैसे दिखेंगे और बच्चे अपने माता पिता जैसे। क्यों? क्योंकि जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। तो फिर चलिए जीवन के इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये सारे के सारे निर्देश, ये सारी जानकारी जमा कहाँ होती है? और जवाब है हमारे शरीर की हर एक कोशिका के बिल्कुल अंदर। अगर हम शरीर की किसी भी कोशिका के अंदर झांकें तो हमें मिलेगा एक केंद्रक। और जानते हैं, उसी के अंदर ये पूरी की पूरी निर्देश पुस्तिका बड़े करीने से पैक की हुई होती है। इन संरचनाओं में, जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं, यहीं पर हमारे सारे आनुवांशिक राज छिपे हुए हैं। ये देखिए, ये है एक क्रोमोसोम। इसको बस एक बहुत ही कस के लपेटे हुए धागे की तरह इमेजिन कीजिए। और इंसानों की हर एक कोशिका में ऐसे ही 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो 23 के जोड़ों में सजे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस क्रोमोसोम के धागे को खोलना शुरू करें तो इसके अंदर से क्या निकलेगा? चलिए पता लगाते हैं। और ये रहा जवाब, डीएनए। इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसे डीएनए ही कहेंगे। इसकी ये जो आइकॉनिक दोहरी कुंडली वाली बनावट है ना, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं, बस इसी के अंदर जीवन की सारी जानकारी कोड की हुई है। अच्छा, तो अगर हम डीएनए को पूरी की पूरी निर्देश पुस्तिका मान लें तो फिर जीन क्या है? समझिए कि जीन उस किताब का एक वाक्य है। यह डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें किसी एक खास गुण को बनाने का निर्देश होता है, जैसे कि आंखों का रंग क्या होगा या बालों का प्रकार कैसा होगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि निर्देश कहाँ है, लेकिन ये निर्देश माता पिता से बच्चों तक पहुंचते कैसे हैं? इस बड़ी पहेली को सुलझाने का श्रेय जाता है ग्रेगर मेंडल को। उन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि वही थे जिन्होंने सबसे पहले इस खेल के नियमों को समझा था। मेंडल का जो मूल सिद्धांत था वो सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बहुत गहरा भी। उन्होंने बताया कि जो आनुवांशिक जानकारी है वो माता पिता दोनों से बराबर बराबर मात्रा में बच्चों में जाती है, और बस यहीं से मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रखी गई। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ गुण ऐसे थे जो बिल्कुल साफ साफ अलग दिखते थे, जैसे कि बीज का आकार या तो गोल था या झुर्रीदार, फूल या तो बैंगनी थे या सफेद। और उन्होंने कमाल की चीज देखी कि कुछ गुण जिन्हें उन्होंने प्रभावी या डोमिनेंट कहा, वो दूसरे गुणों पर हावी हो जाते थे, और जो गुण छिप जाते थे उन्हें उन्होंने अप्रभावी या रिसेसिव कहा। चलिए उनके एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। अब नतीजा क्या हुआ? पहली पीढ़ी में, F1 जनरेशन में, सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी बौना पौधा नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनापन तो मानो गायब ही हो गया हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मेंडल ने फिर इन पहली पीढ़ी के लंबे पौधों का आपस में क्रॉस कराया, और दूसरी पीढ़ी F2 जनरेशन में जानते हैं क्या हुआ? वो बौनापन लौट आया। हर 3 लंबे पौधों के साथ एक बौना पौधा भी उगा। इससे ये साबित हो गया कि बौनेपन का जो जीन था वो गायब नहीं हुआ था, वो बस छिप गया था। और यहीं से हमें 2 बहुत जरूरी शब्द मिलते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप वो है जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जैसे पौधे का लंबा होना, और जीनोटाइप है उसका असली जेनेटिक कोड जो अंदर छिपा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पौधे जो बाहर से बिल्कुल एक जैसे लंबे दिख रहे हैं, हो सकता है कि अंदर से उनका जेनेटिक कोड यानी जीनोटाइप अलग अलग हो। तो मेंडल के नियमों से हमें ये पता चलता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तो आनुवंशिकता कैसे काम करती है। पर क्या होता है जब इस जेनेटिक कोड में, इस निर्देश पुस्तिका में कोई गड़बड़ी हो जाए, जब कोई नियम टूट जाए? तब इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं।
ऐसी गड़बड़ियों को ही आनुवंशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये आमतौर पर तब होते हैं जब या तो क्रोमोसोम की संख्या या उनकी बनावट में कोई बदलाव आ जाए, या फिर किसी खास जीन के अंदर कोई गड़बड़ी हो। डाउन सिंड्रोम इसका एक जाना माना उदाहरण है। आमतौर पर हमारी हर कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना? लेकिन डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्तियों की हर कोशिका में 47 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास जो 21वां क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। सोचिए, सिर्फ एक अतिरिक्त क्रोमोसोम, लेकिन इसका शरीर पर कितना गहरा असर पड़ता है। इससे मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है, कद छोटा रह सकता है और कुछ खास शारीरिक लक्षण भी दिखते हैं, जैसे चपटी नाक या हथेली पर एक ही गहरी रेखा का होना। ये कुछ ऐसा है जैसे निर्देश पुस्तिका में गलती से एक ही पेज 2 बार छप गया हो। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम का ज्यादा होना ही नहीं बल्कि कम होना भी समस्या पैदा कर सकता है। टर्नर सिंड्रोम इसका उदाहरण है, जो महिलाओं को प्रभावित करता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, जिससे कुल क्रोमोसोम 46 की जगह सिर्फ 45 रह जाते हैं। और इस एक क्रोमोसोम की कमी की वजह से प्रजनन अंगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इससे बांझपन या विकास से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। ये दोनों उदाहरण हमें यही दिखाते हैं कि क्रोमोसोम का सही संतुलन कितना ज्यादा जरूरी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी सेहत की पूरी कहानी बस हमारे जीन में ही लिखी हुई है? क्या सब कुछ पहले से तय है? असल में मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। हमारे जीन और हमारे आसपास की दुनिया, यानी हमारे पर्यावरण के बीच लगातार एक तरह की बातचीत चलती रहती है। दरअसल ज्यादातर बीमारियां पॉलीजेनिक होती हैं। पॉली का मतलब होता है कई। तो ये वो बीमारियां हैं जो किसी एक जीन में गड़बड़ी की वजह से नहीं होती, बल्कि ये कई सारे जीन्स, हमारा माहौल और हमारी लाइफस्टाइल, इन सब के मिले जुले असर से पैदा होती हैं। जैसे कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां या अस्थमा, ये सब इसी कैटेगरी में आती हैं। हो सकता है कि किसी के जीन्स की वजह से उसे इन बीमारियों का खतरा दूसरों से ज्यादा हो, लेकिन उसका खानपान कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, ये बातें भी एक बड़ा रोल निभाती हैं ये तय करने में कि वो बीमारी उसे असल में होगी भी या नहीं। तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे जीन एक घर का ब्लूप्रिंट है। वो नींव और ढांचा तो तय कर देते हैं, लेकिन उस घर को बनाने में हम कौन सा सामान इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा खानपान, हमारी आदतें, हमारा माहौल, ये चीज़ें तय करती हैं कि आखिर में वो इमारत कितनी मजबूत और सेहतमंद बनेगी। और यही बात हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के पास लाके छोड़ देती है। अगर हमारे जीन हमारी कहानी का पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, तो फिर हमारे अपने हाथों में उस कहानी की पटकथा को बदलने की, उसे एडिट करने की कितनी ताकत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आज भी पूरी शिद्दत से खोज रहा है।